नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं पळमिय शीर्षाणीनं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरण निलयं पैरी समुत्कीर्तनं गोच्छम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पटाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, माता जी की जय, द्वारिका संघ की जय। एक बार पानी अपने बर्तन में उबल रहा था, अग्नि के संसर्ग में था और उबल रहा था, जल रहा था। तो उसको देख के एक बार तो विचार आया कि पानी में तो इतनी शक्ति है कि वो अग्नि को एक बार में बुझा दे। तो वो आज अग्नि के ही कारण बेचारा क्यों इतना तड़प रहा है, इतना झुलस रहा है। तो वो पानी उत्तर देता है कि बात तो सही है कि मुझ में इतनी ताकत है कि अग्नि को मैं ही खत्म कर दूं, पर ये बीच में बर्तन है ना, उस बर्तन के कारण आज मेरा अणु अणु तड़प रहा है, अणु अणु झुलस रहा है। इस आत्मा की भी यही दशा है। अनादि से ये जीव शरीर के साथ ही रहा है, कर्म के साथ ही रहा है। बाकी आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है कि कोई पुद्गल परमाणु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुद्गल में माना अपनी शक्ति है, पर आत्मा में उससे भी अनंत शक्ति है। पर अनादि से इस शरीर के साथ है और कर्म के साथ है, और कर्म से राग द्वेष की अग्नि जलती है और आत्मा चारों गतियों में भटक रही है। कहने को कर्म बंध तो इस भव में भी बांध लेता है, पर उस अग्नि का फल भव भव तक भुगतना पड़ता है, अगर ऐसी कषाय से कि ऐसी स्थिति से बांधा है। अपन देख रहे हैं कर्म बंध में, कर्म बंध के समय 4 प्रकार से होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति तय होती है, प्रदेश मिलते हैं, आश्रय होता है, बंधते हैं। ये योगों के आधार पर होता है। मन वचन काय की अपनी जैसी चंचलता होती है, क्रिया होती है, उस हिसाब से प्रकृति प्रदेश बंध, अमाउंट ऑफ प्रदेश उससे तय होते हैं। पर ये कब तक फल देंगे और कैसा फल देंगे, ये उस समय की, उस जीवात्मा की अपनी कषाय। उस कषाय के कारण क्रोध मान माया लोभ की अपनी तीव्रता, मंदता, उसकी विशुद्धि या संक्लेशता, उससे स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है। स्थिति बंध का कल हमने देखा था थोड़ा सा, कि एक समय का परिणाम कैसे अनेक समयों में अपने अपने हिसाब से वो फल देता है। कीने के लिए ये विषय पहली बार होगा तो थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा गणित में घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं फारा, उतना बहुत ज़्यादा नहीं भी समझ में आए तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत समझ में आ रहा है कि कर्म किस रूप से अनेक समयों में फल देता है। जितनी बड़ी स्थिति, उस हिसाब से उस स्थिति की आबाधा पड़ती है। आबाधा तक कर्म उदय में नहीं आता, मतलब तुरंत का तुरंत समझ में नहीं आता कि मैंने ये किया और मुझे इसी का फल मिल रहा है, और फिर अनेक समय तक मिलता है अपने अपने हिसाब से। तो एक उदाहरण देखा था हमने कल, तो होमवर्क दिया था, द्रव्य कहो या समय प्रबंध। समय प्रबंध में जो कर्म परमाणु टोटल बंधते हैं उसको समय प्रबंध कहेंगे, या टोटल द्रव्य जो उस कर्म को मिला वो कितना दिया था? 600 परमाणु। स्थिति माना है ये द्रव्य, यहाँ पर स्थिति 22 समय, आबाधा कितना दिया था? 2 समय। ठीक है, अब सबसे पहला काम, एक बार स्टेप्स भी लिख देंगे या समझ लेंगे ना तो ध्यान में आ जाएगा। स्टेप 1, और बनाना गुणहानी भी दी थी, नंबर ऑफ गुणहानी कितनी है? 4। अब पूरी जो स्थिति है उसमें गुणहानी 4 है। सबसे पहला काम है निषेक की स्थिति निकालो कि निषेक रचना कितनी स्थिति में होगी। तो टोटल स्थिति माइनस आबाधा, तो निषेक की स्थिति कितनी होगी यहाँ पर? 22 में से 2 जाएंगे तो 20 समय, पहली बात। अब
टोटल स्थिति है अपने पास 20 समय की, नंबर ऑफ गुण हानि है 4, तो एक गुण हानि का आयाम, स्टेप 2 क्या निकालेंगे, आयाम निकालेंगे कि एक गुण हानि में कितने समय होंगे। तो कैसे निकालेंगे, निषेक स्थिति डिवाइड बाय नाना। टोटल निषेक की स्थिति और नंबर ऑफ गुण हानि, नाना गुण हानि, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा वो 20 डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा 5। आ गया आयाम, आयाम मतलब एक गुण हानि के नंबर ऑफ समय, एक गुण हानि में कितने समय होंगे। स्टेप 2 हो गया। अब अपने पास इतनी चीजें हैं, अब सबसे पहले काम करते हैं अपन एक एक गुण हानि का द्रव्य निकालने का, है ना। तो उसमें अपने पास एक तरीका है जिससे अपन अंतिम गुण हानि का द्रव्य निकालते हैं। गुण हानि यानी आगे आगे के निषेकों में गुणित रूप से जहाँ हानि होती है वह गुण हानि होती है। तो आगे आगे निषेक में द्रव्य घटता है, आधा होता है, तो अपन पीछे से लेंगे, उल्टे से लेंगे तो पीछे पीछे द्रव्य डबल होता जाएगा। यूं घट रहा है तो यूं डबल होगा उल्टे से। अपने पास पहले अंतिम गुण हानि का द्रव्य आ रहा है, क्या फॉर्मूला था उसका, टोटल द्रव्य पहले, है ना, समय प्रबल, समय प्रबल अपन 2 रेज़ टू पावर 2 नंबर ऑफ गुण हानि, नंबर ऑफ गुण हानि कितनी है यहाँ पर 4 और -1 करेंगे, सीधा यहाँ कितना है 600, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 600 डिवाइड बाय 15, सीधा होगा क्या, कितना आएगा 40। यानी पहले से अगर अपन इस रूप से निषेक रचना बना देना, पता ही है इतने समय की बनना है, तो 22 समय की पहले ऐसे बना दो, या तो कॉलम्स बना दो, कॉलम समझ में आए तो, या इस रूप से बनाओगे तो भी सही रहेगा। तो 22 समय बनाइए, पहले का 2 समय आबादा है, वहाँ कुछ नहीं होना है, फिर तीसरे समय से शुरू होगा तो 22वें समय तक फल मिलेगा, ठीक है ना। उसमें एक एक गुण हानि 5-5 समय पर एक ब्रेक आ गया, तो अंतिम 5 समय ये टोटल द्रव्य मिला अपन, ये द्रव्य कितना मिला अंतिम गुण हानि का 40, फोर्थ गुण हानि का, तो थर्ड का कितना होगा 80, दूसरे का 160 और 320, इस सब गुण हानि का द्रव्य मिल गया। अंतिम का मिला, ध्यान आया, विषय समझ में आया। अंतिम गुण हानि का द्रव्य निकालने का तो फॉर्मूला सीधा है, इसका मिल गया तो उसके पहले वाले गुण हानि का डबल होगा ना, हाँ ये डबल होगा, आगे आगे डबल होता जाएगा, तो अब सब गुण हानि का द्रव्य मिल गया। अब का स्टेप क्या आएगा, प्रथम निषेक फाइंड करना है ना। अब निषेक फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, एक निषेक मिलेगा और फिर चय मिलेगा, तो पूरी रचना अपने आप अपन को समझ में आ जाएगी। प्रथम निषेक का फॉर्मूला बोलो, अब अपन को प्रथम निषेक चाहिए, तो जिस गुण हानि का चाहिए अपन जैसे पहले से ही शुरू कर रहे हैं, तो उसका द्रव्य है ना, उस गुण हानि का द्रव्य, फिर आयाम और मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस 1/4। यहाँ करो अब कैसे हो रहा है, किया ना आप लोगों ने, बताओ 320 डिवाइड बाई 5 3/4 प्लस 1/4 क्या आता है ये 320/4 आएगा लास्ट 320, अब ये 5 0 15 4 था प्लस 3.75 5 3 15 15/4 3.75 15/4 करो प्लस 1/4 करो 16/4 होगा, 16/4 होगा 4 हो जाएगा, 320/4 सीधा जाएगा नहीं 80, यानी प्रथम निषेक, पहला निषेक अपना ये आ गया, ये दिख रहा है यहाँ से ये पूरा, तो प्रथम निषेक 80। अब आगे में कम आएगा, चय ढूंढना पड़ेगा, चय मतलब जिस समान रूप से वो घटता जाता है उसको चय कहते हैं। चय का भी अपने पास फॉर्मूला है, पहला निषेक मिल गया उसको 2 × गुण हानि आया, तो 80
डिवाइडेड बाय 2 into 5 सीधा, तो 80 बाय 8 8 आएगा। अब 80 में यहाँ चय का प्रमाण क्या आ गया? 8 है ना, -8 करते जाएंगे तो 80 में से 8 जाएंगे 72, दूसरा निषेध। फिर आगे बोलते जाओ, 64, 56, 48, 40, तो आधा हुआ एग्जैक्ट, गुणहानि बदल गई, 5 समय की पहली गुणहानि। फिर अब चय आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो चय 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर 40, 36, 32, 28, 24, 20, 20 आधा हुआ। अब तीसरी गुणहानि, अब चय कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 20, 18, 16, 14, 12। अब कभी चाहो तो ये टोटल करके देखना, 20 + 18 + 16 + 14 + 12 कितना आएगा? 80 आएगा, जो गुणहानि का। हाँ, तो वो पूरा गुणहानि का द्रव्य, मतलब एग्जैक्ट समझ में आ रहा है किस रूप से वो द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक एक समय में परमाणु उदय में आ रहे हैं। फिर अगली लास्ट गुणहानि में चय 1, यानी अंत में कितने परमाणु उदय में आएंगे? 6। बांधे कितने थे? 600, और अंतिम समय में कितने उदय में आ रहे हैं? 6। पर ये 6 भी बहुत भारी होते हैं, ये अपन ने देखा था। ये स्थिति बंध का किस रूप से, एक जिस समय बंद हुआ उस समय, एक समय के लिए तो ऐसी रचना हो जाती है, मतलब इस रूप से अपने अपने किन कौन से परमाणु किस समय में आएंगे उदय में, और इस आत्मा को फल दे करके फिर अलग हो जाते हैं, है ना। तो इतने समय तक बंधे रहे, फल दिया, मतलब 70वां मिनट आया, समय आया, इतने परमाणु ने फल दिया और अलग हो गए आत्मा से। इस रूप से चलता है। तो ये तो स्थिति जो बांधी थी, तो परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पर अब इस स्थिति में कब, किस समय, कितना फल मिलेगा, ये होता है अनुभाव। और ये सबसे बड़ा रोल इसी का है, क्योंकि प्रकृति तो वही की वही है, कोरोना तो वही है ना। पर एक कोरोना किसी को 2 ही दिन बुखार लाता है, किसी को अस्पताल ले जाता है, किसी को ऊपर ले जाता है, तो किसी को अभी तक भी उसका प्रभाव, कोई कमजोरी, कोई कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो कोरोना तो वही था ना, तो प्रभाव सब पर अलग अलग जो जोर पड़ता है, मतलब यहाँ पर कर्म बंध, जो परिणाम है उससे जो बंद हो रहा है, तो उस समय जब वो फल देगा तो किस रूप से फल देगा, तो वो एक समान नहीं होता है। इसमें भी बहुत तारतम्यता होती है, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक। तो जगन्य से उत्कृष्ट जितना जो डिफरेंस रहता है कषायों के आधार पर। तो अभी अपनी बात जो घातिया कर्मों को लेकर के चल रही है, ठीक है ना। हाँ, ये 40 पहले निषेध है, ये 40 पहला निषेध के दूसरी गुणानि का, तो उसमें हाँ अब 8 घटेंगे। हाँ, अब 4 घटेंगे। 40 तो 8 घटा देंगे। हाँ, 8 घटा के 40 मिला, जहाँ आधा हुआ ना, तो अब गुणहानि चेंज हुई, तो अब चय आगे का जो चय होगा उसके आधे होगा, ऐसा होता है। ठीक, तो अपने अनुभाग की बात चल रही थी। तो ये जो अनुभाग होता है, अभी अपन घातिया कर्मों के बारे में समझ रहे हैं, है ना। घातिया कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, जो घातते हैं अपने मूल जो देवत्व के गुणों के हैं उनके लिए। तो उसमें घातिया कर्म ये चारों निरंतर बंद हो रहा है, निरंतर। पर अनुभाग कम ज्यादा पड़ता है, तो वो कम ज्यादा समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कुछ उदाहरण दिए हैं, है ना। समझते हैं अपन उसको, जैसे कठोरता की अपेक्षा देखेंगे अपन। तो लता, लता यानी जो बैल होती है ना, जो यूं मुड़ती है और ऊपर चढ़ती है, ठीक है। लता, लता, फिर
चारों में अपनी अपनी कठोरता होती है, पर कठोरता में अंतर है। लता एक बेल नॉर्मल से होती है, मुड़ भी सकती है, अपन आसानी से तोड़ भी सकते हैं। फिर दारू, दारू से यहाँ मतलब लकड़ी, या जो अपन क्या कहते हैं उसको, काष्ठ, सूखी लकड़ी, काष्ठ या लकड़ी, तो उसकी भी अपनी कठोरता होती है ना। जो रोल आते हैं पूरे बड़े बड़े जो पेड़ काट के, और वो तो, पर उससे ज्यादा कठोर अस्थि यानी हड्डी। हड्डी तो बहुत ज्यादा कठोर होती है, और उससे भी ज्यादा कठोर होता है शैल यानी पत्थर, पहाड़, पाषाण। ठीक है ना, ये समझ में आया, ये हड्डी और ये पत्थर। तो इस रूप से ये उदाहरण है। अनुभाग में भी लता यानी जगन्य हो गया। अगर जगन्य अनुभाग पड़ेगा तो इतनी कठोरता से पड़ेगा, कम फलदान शक्ति होगी उसमें, बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। और बढ़ते बढ़ते लकड़ी रूप भी हो सकता है, हड्डी रूप भी। ये कठोरता की अपेक्षा उसकी शक्ति बता रहे हैं। और उत्कृष्ट होता है पत्थर, पाषाण, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये इस रूप से अपन 4 उदाहरण समझे हैं, और आगे अपन इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस अनुभाग को समझने के लिए 2 चीजें अभी अपन को यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले ये जो अपन ने यहाँ निषेक रचना देखी, ये स्थिति का ये जो पूरा रचना देखी, तो इसमें जैसे समझा कि द्रव्य तो आधा आधा आधा, मतलब कम कम होता जाता है, फिर आधा होता है, फिर कम कम होता जाता है। इस रूप से पूरी परमाणुओं का बंटवारा होता है। ये तो स्थिति समय के अनुरूप, पर अनुभाग की पूरी व्यवस्था अलग है, विपरीत है। जैसे पहले समय में 80 परमाणु आ रहे हैं ना, पर इसका अनुभाग सबसे कम होगा, फिर ऊपर वाले परमाणुओं का ज्यादा होगा, फिर उससे ऊपर वाले परमाणुओं का ज्यादा, ऐसे करते करते कहीं डबल हो जाएगी वो शक्ति। फिर बढ़ते 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 और फिर 3 गुनी होगी, फिर बढ़ते बढ़ते, और सबसे ज्यादा शक्ति लास्ट के अंतिम जो परमाणु है उसमें होती है। तो अपन कुछ अभी शब्द समझेंगे, क्योंकि ये शब्द ऐसे भी समझना जरूरी है, और आगे भी फिर जब कभी विषय आता है इस टाइप का तो काम आते हैं। अब समझना, शक्ति अंश है ना, किसी भी चीज में कोई शक्ति होती है। तो जैसे कर्म परमाणु में उस रूप घातने की जो शक्ति है, तो जो लास्ट शक्ति अंश जो होता है उसको अविभाग प्रतिच्छेद ऐसा कहते हैं। अविभाग, जिसका फिर से और विभाग नहीं कर सकते, ऐसा प्रतिच्छेद, ऐसा अंश, ऐसा शक्ति है ना। तो अब जितने भी परमाणु है, हर परमाणु में अमुक शक्ति है, तो वो अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह होता है, कुछ शक्ति का समूह होता है। ठीक है, तो एक एक परमाणु में क्या है, बहुत सारे अविभाग प्रतिच्छेद है, बहुत सारे शक्ति अंशों का वो समूह है। ठीक, एक एक परमाणु 600 है, सबकी बात, सब परमाणु की अपनी शक्ति। तो एक एक परमाणु जो है वो क्या है, अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह। तो वो एक एक परमाणु क्या कहलाता है, यहाँ पर उसको कुछ शब्द दिए हैं, उसको वर्ग कहते हैं। पहले समझ लो 5 मिनट, फिर परिभाषाएं लिखा देंगे पूरी, है ना, पहले समझ लो। तो वर्ग कहा। अब एक समान शक्ति वाले बहुत सारे वर्ग होते हैं। जैसे यहाँ 80 परमाणु है ना, तो ये पूरे 80 परमाणु, एक एक परमाणु की कुछ शक्ति है, ठीक, पर ये सब परमाणुओं की एक जैसी शक्ति है। तो ये 80 परमाणु यानी 80 वर्गों का एक वर्गणा कहलाती है। समझ में आया, ये एक एक वर्ग है जिसकी अपनी अपनी शक्ति है, पर ये समान शक्ति है। मतलब ये 80 परमाणु एक जैसा ही फल देके खिलेंगे, उसमें एक एक परमाणु अलग अलग नहीं जाएंगे कि अमुक फल दे रहा है, ये अमुक फल दे रहा। सबकी एक मुट्ठी एकजुट शक्ति है, वो एक वर्गणा कहलाती है। ठीक, अब आगे परमाणु कितने हैं, 72 परमाणु घट गए, पर अनुभाग शक्ति बढ़ रही है। मतलब वो अविभाग प्रतिच्छेद जो एक एक परमाणु का होगा वो ज्यादा होगा, उसका शक्ति अंश ज्यादा होगा। तो वो 72 परमाणु मिलकर के कुछ एक अलग शक्ति है और ज्यादा शक्ति है, पर पूरे ग्रुप की एक सी शक्ति है। 72 में एक एक परमाणु की एक जैसी शक्ति है, उसका ग्रुप बना है, पर पहले वाले से नीचे वाले से ज्यादा शक्ति है। तो ये दूसरी वर्गणा कहलाएगी।
फिर आगे वाले परमाणु हैं वो भी एक ज्यादा शक्ति है पर एक जैसी शक्ति है, उसका ग्रुप बन गया, वो तीसरी वर्गणा कहलाएगी। ऐसे वर्गों का समूह वर्गणा होती है। एक एक वर्गणा शक्ति अंश के माध्यम से बढ़ती जाती है और ऐसे शक्ति बढ़ते बढ़ते जहां पर शक्ति 2 गुनी हो जाती है, जो पहले जितनी शक्ति थी, है ना, मान लो 10 डिग्री थी और बढ़ते बढ़ते 20 डिग्री हो गई, डबल हो गई जहां शक्ति, तो वहां तक की वर्गणाएं एक स्पर्धक कहलाती है। कई जगह ये शब्द आता है, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, अमुक स्पर्धकों का समूह। स्पर्धक मतलब कुछ शक्ति अंशों का समूह, वर्गणाओं का समूह। एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में डबल शक्ति होगी, फिर उसमें शक्ति बढ़ती जाएगी, ऐसी वर्गणाओं का समूह होता जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते 3 गुनी शक्ति हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट स्पर्धक कहलाएगा। ठीक, ऐसे स्पर्धक बढ़ते बढ़ते फिर एक गुण हानि होती है। एक गुण हानि में इतने सारे आयाम है, इतने समय है ना। अब एक गुण हानि में वर्ग है, वर्गों के समूह वर्गणाएं हैं, वर्गणाओं के समूह स्पर्धक है और स्पर्धकों का समूह बनता है गुणहानि। एक गुणहानि में इतनी सारी चीजें होंगी और फिर बहुत सारी गुणहानि मिलकर के एक समय प्रबल, ऐसा ये पूरी रचना है। जो अभी नाना गुणहानियों देखा, स्थिति की अपेक्षा देखा, अनुभाग की अपेक्षा ये पूरा समय प्रबल देखेंगे तो वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि, समय प्रबल, ऐसे ये पूरा क्रम चलता है। समझते हैं अपन एक एक शब्द फिर से और फिर लिख भी लेना। ध्यान आया विषय क्या कहना चाह रहे हैं? एक उदाहरण से समझते हैं पहले। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट का एक क्लास है ना। एक एक स्टूडेंट की अपनी एक बुद्धि है, ज्ञान की अपनी एक शक्ति है, पर फर्स्ट क्लास में तो लगभग सबकी एक लेवल की बुद्धि होती है ना। तो एक एक स्टूडेंट जो है, एक एक विद्यार्थी एक एक वर्ग कहलाएगा। और क्लास 1 एक वर्गणा, फिर सेकंड क्लास दूसरी वर्गणा, तीसरी क्लास तीसरी वर्गणा, ऐसे वर्गणाओं का समूह क्या बनेगी? स्पर्धक। एक स्कूल क्या होती है? क्लासेस का समूह होती है, कक्षाओं का समूह। फिर ऐसे स्कूल का समूह क्या बनेगा? जैसे 1st to 7th ले लिया पर प्राइमरी, फिर 8th to 10th ले लिया सेकेंडरी, ऐसे करके स्कूल और माध्यमिक बोर्ड बनेगा पूरा। और फिर सभी जगह के माध्यमिक बोर्ड बन के पूरा शिक्षा विभाग बनेगा। इस रूप से ये पूरा विभाजन चलता है। जैसे कहने को 1 रुपया है ना, उसमें 50 पैसे कितने होते हैं? 2, और 25 पैसे 4, 20 पैसे 5 पैसे करेंगे तो 20 हो जाएंगे। रुपया 1 है पर उसमें 2 50 पैसे हैं, 4 25 पैसे हैं, 5 20 पैसे हैं, है ना। 10 पैसे, ऐसे कर सकते हैं ना अपन। इतने 5 पैसों का समूह 20 पैसे, फिर इतने 20 पैसे का समूह 50 पैसे, इतने का समूह 1 रुपया बनेगा। ऐसे जो पूरे समय प्रबल को बांटा है, किस हिसाब से? अनुभाग की शक्ति के हिसाब से पूरा ऐसा बंटवारा होता है ना। अब देखो अपन शब्द देखते हैं। ये ध्यान आ गया, लता, दारू, हस्ती और शेल। तो ये कम से जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक अनुभाग का एक प्रमाण, एक उदाहरण। अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहेंगे? वो शक्ति अंश जिसका दूसरा भाग न कर सके। अविभाग वह शक्ति अंश जिसका दूसरा विभाग न कर सके, वो कहलाता है अविभाग प्रतिच्छेद। कोई भी चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, एक यूनिट होता है। जैसे काल का यूनिट समय, समय से कम और कुछ नहीं होता, समय सबसे छोटी इकाई। जैसे द्रव्य पुद्गल, तो परमाणु उसकी सबसे छोटी इकाई है। ऐसे शक्ति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लेते हैं तो द्रव्य में परमाणु सबसे छोटी चीज, उससे उसका दूसरा भाग नहीं कर सकते अपन। क्षेत्र में प्रदेश,
प्रदेश क्या होता है? सबसे, एक प्रदेश का और कोई भाग नहीं हो सकता, सबसे छोटी इकाई है। ऐसे काल में समय, समय सबसे छोटी इकाई। ऐसे भाव में अविभाव प्रतिच्छेद, सबसे छोटी इकाई शक्ति की, भाव की, परिणाम की, है ना। अविभाव प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग। एक परमाणु के अविभाव प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग कैसे लिखोगे परिभाषा? क्योंकि एक एक परमाणु है ना, और एक परमाणु में समूह है। एक परमाणु में जितने अविभाव प्रतिच्छेदों पाए जाते हैं, है ना, एक परमाणु में जो अविभाव प्रतिच्छेद पाए जाते हैं वो समूह, उसको एक वर्ग कहते हैं। वर्ग कैसे लिखोगे? एक परमाणु में जितने अविभाव प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। अविभाव प्रतिच्छेदों का समूह बनेगा वर्ग। जैसे एक विद्यार्थी, यहाँ लेना एक एक परमाणु, या एक वर्ग मतलब एक एक कर्म परमाणु लेना है, ठीक है ना। अब कर्म परमाणुओं का समूह, एक एक वर्ग एक एक कर्म परमाणु है ना, यहाँ पर जो अपन उदाहरण ये समझ रहे हैं उसमें उसकी अपनी अपनी शक्ति है। फिर वर्गणा। अब समान अविभाव प्रतिच्छेद वाले वर्गों का समूह, एक समान अविभाव प्रतिच्छेद मतलब एक समान शक्ति वाले, एक समान अविभाव प्रतिच्छेद, ब्रैकेट में लिख दो शक्ति, एक समान शक्ति वाले वर्गों का समूह। वर्गों का समूह वर्गणा। एक समान शक्ति वाले वर्गों का समूह यानी एक वर्गणा। जैसे यहाँ 80 परमाणु है तो पूरे 80 की एक शक्ति होगी, फिर 72 है तो एक वर्गणा कहलाएगी। यहाँ इस उदाहरण के साथ लिख दोगे ना तो ये 80 वाला एक वर्गणा, 72 वाला दूसरी वर्गणा, ऐसा। ये जो है ये वर्गणा 1, और ये पूरे 80 के 80 एक एक वर्ग है, एक एक परमाणु एक एक वर्ग है, उसकी अपनी अपनी शक्ति है और सब मिलके भी एक शक्ति है। ये जो 72 वाला है ये सेकंड वर्गणा। समझ में आ रहा है विषय? ठीक, अब वर्गणा हो गया। अब वर्गणाओं का समूह स्पर्धक होता है, स्पर्धक शब्द आएगा। वर्गणा का समूह ऐसा लिख दो, पर फिर समझने के लिए एक एक वर्गणा में, फिर लिखो एक एक वर्गणा में बढ़ते हुए अनुभाग, हाँ स्पर्धक में ही लिखा रहे, और स्पर्धक में एक एक वर्गणा में बढ़ती जाता है ना, अनुभाग बढ़ता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है। तो एक एक वर्गणा में बढ़ते हुए अनुभाग के साथ जिस वर्गणा में बढ़ते हुए आगे, जिस वर्गणा में एक एक वर्गणा में बढ़ती हुई शक्ति के साथ या अनुभाग के साथ, जो भी लिख लो, बढ़ते हुए अनुभाग के साथ जिस वर्गणा में वो शक्ति 2 गुनी हो जाती है, शक्ति 2 गुनी हो जाती है, तो वो वहां तक की वर्गणा एक स्पर्धक कहलाती है। ये समझने के लिए, ये कहीं ऐसे परिभाषाएं कहीं नहीं मिलेगी किताबों में, ये बहुत सिंपल करके आपको बता रहे हैं समझने के लिए। वहां तो ऐसे बड़े बड़े भारी भारी शब्द लिखते हैं कि कुछ समझ नहीं पाते हैं।
वर्गणाओं का समूह, पर किस रूप से? जहाँ बढ़ती हुई शक्ति में 2 गुनी शक्ति हुई वहां तक का एक स्पर्धक, फिर 3 गुनी शक्ति हुई तो जैसे यहाँ पर करना होगा तो कैसे करेंगे अपन? 1 वर्गणा हो गई, 2 हो गई, अब ये यहाँ टोटल है ही 5 वर्गणा, ज्यादा होती तो अब ऐसे यहाँ समझने के लिए 5 है, वैसे तो असंख्यात समयों का होता है ना, तो उसमें आराम से भाग बन जाते हैं। अब यहाँ जैसे इन दोनों की 1 वर्गणा, फिर शक्ति डबल हो जाती है, तो ये 2 वर्गणा की 1 स्पर्धक हो गया। जैसे 1 गुणहानी में इसमें 2 स्पर्धक है, समझने के लिए इस रूप से समझ लो। वर्गणाएं 5 है, स्पर्धक 2 है। हाँ, इस वर्ग ये 1 वर्गणा हुई 80 परमाणु की, उसकी अपनी शक्ति है। फिर 72 परमाणु की दूसरी वर्गणा हुई, और शक्ति ज्यादा है, अनुभाग शक्ति ज्यादा है ना, फिर ऊपर के में और ज्यादा है शक्ति, पर डबल हो गई। जैसे यहाँ 10 डिग्री थी, यहाँ 15 डिग्री हो गई, यहाँ सीधी 20 डिग्री हो गई। जहाँ शक्ति डबल हो गई ना, तो फिर वो एक स्पर्धक कहलाएगा। वहां तक का समूह, जैसे गुणहानी में क्या किया था, एक निषेध कम होते होते जहाँ एग्जैक्ट आधा हो तो वहां तक की निषेध 1 गुणहानी कहलाती है। ऐसे यहाँ शक्ति बढ़ते 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 जहाँ डबल हो तो उतना ग्रुप जहाँ से स्टार्ट किया था और बढ़ता 1 1 1 जहाँ डबल हो गया वहां तक का ग्रुप एक स्पर्धक, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू हुआ, उसकी शक्ति 2 गुनी है, फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जहाँ 3 गुनी शक्ति हुई वहां तक का ग्रुप दूसरा स्पर्धक। ऐसे स्पर्धकों का समूह होता है पूरी गुणहानी। एक गुणहानी में अनेक स्पर्धक होते हैं, एक स्पर्धक में अनेक वर्गणा होती है, और एक वर्गणा में अनेक वर्ग होते हैं। ऐसा वर्गों से वर्गणा, वर्गणा से स्पर्धक, और स्पर्धकों का समूह है गुणहानी। अब गुणहानी में यहाँ शक्ति अंश नहीं लगाना है। गुणहानी जो पहले परिभाषा समझी थी वही कि निषेकों का द्रव्य घटते घटते जहाँ आधा हो जाए वो एक गुणहानी कहलाती है। पर एक गुणहानी में शक्ति अंश इस रूप से फर्क पड़ता है, ये अनुभाग समझाने के लिए ये सब शब्द आए। एक गुणहानी में द्रव्य घट रहा है, समान रूप से घट रहा है, चय रूप से, इतनी बात समझ ली। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्य तो घट रहा है पर अनुभाग बढ़ रहा है, प्रत्येक में ऊपर ऊपर अनुभाग बढ़ रहा है, वो भी समान रूप से नहीं, एक से दूसरे में बढ़ेगा, तीसरे में बढ़ेगा, फिर 2 गुना भी हो जाएगा, फिर ट्रिपल भी हो जाएगा। एक ही गुणहानी में इतने परमाणुओं में बहुत वैरायटी है अनुभाग में, 2 गुना 3 गुना इतने रूप से शक्ति बढ़ती जाती है। ये एक अपन को ख्याल आता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है मतलब वैसे वैसे अनुभाग बढ़ता जाता है, और लास्ट में आते आते तो बहुत ज्यादा पूरी शक्ति से वो फल देता है। जैसे हाथी पूरा निकल जाए और पूंछ भारी होती है, वैसा वाला काम है। तो ये एक अंदाज आता है कि नंबर ऑफ परमाणु इतना मैटर नहीं करते हैं यहाँ, है ना। परमाणु कितने भी हो, उसकी शक्ति अपने आप में काम करती है, शक्ति बहुत बढ़ती जाती है। तो एक ही गुणहानी में अनेक प्रकार से अनुभाग शक्ति होती है। तो लिख लिया वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक। अब इतना लिख लो, स्पर्धकों का समूह गुणहानी। गुणहानी की डेफिनेशन तो वही रहेगी, पहले लिखी थी, पर इससे इतना समझ में आएगा कि एक गुणहानी में बहुत स्पर्धक होते हैं, ऐसा। स्पर्धकों का समय गुणहानी। वर्गणा यानी कक्षा, ब्रैकेट में उदाहरण लिखना हो तो लिख लो। ये विद्यार्थी के क्लास 1 क्लास 2 वर्गणाओं का समूह स्पर्धक, जहाँ शक्ति डबल होती है, 2 गुनी 3 गुनी। और स्पर्धकों का समूह गुणहानी, और गुणहानी का समूह तो पता ही है, नाना गुणहानी मिलके क्या बनता है, पूरा समय प्रबल, है ना। तो ये एक समय प्रबल का पूरा डिवीजन हो गया। उदाहरण के लिए लिख लो, 1 रुपए में जैसे इतने इतने पैसे होते हैं, ऐसे एक समय प्रबल अनेक रूप से बट सकता है। एक समय प्रबल में गुणहानियां होती है, गुणहानी में स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक में वर्गणा, वर्गणा में वर्ग।
थोड़ा ध्यान आया विषय? अब इसमें इतना है कि कहीं कोई शब्द आते हैं ना, तो स्पर्धक शब्द आया तो ध्यान आएगा कि हाँ जिसमें शक्ति अंश ज्यादा ज्यादा होते जाते हैं, ऐसा। ठीक है, अब अपन इसी अनुभाग में और एक चीज देखते हैं आज, फिर समय भी हो रहा है। शक्ति दो गुने होती है ना, जैसे ये 80 परमाणु है, ये एक वर्गणा है, 80 वर्गों का समूह, उसकी एक अपनी शक्ति है, मान लो 10 डिग्री। ठीक, फिर ऊपर की वर्गणा मतलब ऊपर जो 72 है वो भी 72 वर्ग है, पर उसकी शक्ति ज्यादा है ना, ऊपर ऊपर अनुभाग बढ़ रहे हैं तो इसकी शक्ति ज्यादा है, और वो 72 एक जैसी शक्ति का समूह है, वो दूसरी वर्गणा है। ऐसे शक्ति बढ़ती जाती है, तो बढ़ते बढ़ते कहीं डबल हो जाएगी एक्सेप्ट जिससे स्टार्ट किया था। अपन को पता नहीं चलता है, वो परमाणुओं की शक्ति बढ़ते बढ़ते जहां डबल होगी ना, तो वहां तक के एक स्पर्धक मतलब एक कैटेगरी के कहलाते हैं। ये स्पर्धक अलग करने का कारण, क्योंकि अनुभाग फल जो अभी अपन देखेंगे ना तो समझ में आएगा, जहाँ शक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ना द्रव्यों का, तो सर्वघाती में करना, देशघाती में करना, तो उस हिसाब से शक्ति अंश इंपॉर्टेंट होता है। तो एक टाइप की शक्ति को एक ग्रुप बना दिया, फिर उससे डबल शक्ति हो जाती है, ज्यादा शक्ति है तो उसको एक ग्रुप बना दिया, फिर 3 गुनी शक्ति वाले परमाणु है तो एक ग्रुप बना दिया, ऐसा। शक्ति तो बढ़ती जाती है, पर ग्रुप इसलिए बनाया है कि फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में पता चलता है, फल दान शक्ति में पता चलता है कि किसकी कितनी शक्ति है, ऐसा। कुल मिला के इतना समझना है कि निषेक रचना में एक एक समय में एक एक निषेक में द्रव्य घटता है और अनुभाग बढ़ता जाता है ना? दो आबादा और हाँ निषेक रचना 20 समय की। हाँ, वर्गणा भी तो 20 ही होगी ना, एक एक निषेक एक एक वर्गणा ही तो है। ये एक वर्गणा, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, पूरी मिलके एक वर्गणा है। एक एक परमाणु एक एक वर्ग, और वो 80 मिल करके एक वर्गणा। जितने निषेक होंगे उतनी वर्गणा है, और हर एक वर्गणा की अपनी एक शक्ति है ना? ठीक, तो अब अपन 5 मिनट है, एक विषय थोड़ा सा देखते हैं, फिर कल और देख लेंगे। इसी अनुभाग से लेकर के हैं हैं वो अनुभाग के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रकृतियां हैं घात्या कर्म कितने 4, और उसकी और प्रकृतियां कितनी 47 है ना। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5, 47 प्रकृतियां। तो घात्या कर्म 2 प्रकार से प्रकृतियां बढ़ती है अनुभाग के हिसाब से। कुछ सर्वघाती प्रकृति है और कुछ देशघाती प्रकृति है, 2 प्रकार से। इसका अर्थ समझते हैं पहले तो। कोई प्रकृति सर्वघाती है, घाती यानी घात कर रहे हैं, कर्म किसका घात कर रहे हैं, गुण का। कर्म का काम क्या है, कर्म किसका घात करती है, अपने गुण का, जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण है ना। सर्वघाती यानी जो उस गुण का पूरा घात करेंगे। अब गुण ये जीव आत्मा है, उसका गुण है, और ये कर्म है। सर्वघाती उसका पूरा घात मतलब टोटल ढक देंगे, इतना सा भी वो गुण झलक नहीं सकता, प्रकट नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ऐसा काम करते, जैसे सूर्य की रोशनी है और दीवार है, तो बिल्कुल भी रोशनी आ सकती है अंदर, इतनी से भी नहीं आ सकती। दीवार की तरह एक मोटा परत, आवरण, ठीक। और दूसरी प्रकृतियां होती है देशघाती, जैसा नाम वैसा काम। एक देश घात करते हैं, थोड़ा सा घात करेंगे, घात तो करेंगे पर थोड़ा, इस रूप से कि कुछ अंश में गुण प्रकट होते हैं और कुछ अंश में गुण घात होते हैं। सूर्य ग्रहण और बादल, ऐसा जैसे अमावस्या है ना, अमावस्या में चंद्र बिल्कुल भी एक कली भी नहीं दिखेगी उसकी, क्योंकि राहु का विमान पूरा चंद्र विमान को ढक देता है। और अमावस्या, और जैसे नॉर्मल एकम, दूज, तीज है तो डिफरेंस रहता है, एक कली दिखती है, 2 कली दिखती है,
पूरे चंद्रमा में कुछ कुछ अंश दिखता है, तो ये देशघातीपना हो गया। अमावस्या सर्वघातीपना हो गया। तो ऐसी कुछ प्रकृतियां हैं और फिर वो किस रूप से अनुभाग में काम करती हैं अपन देखते हैं। घातिया कर्म लिखते जाओ साथ में, ये तो इजी विषय है पर बहुत जरूरी है ये विषय। सर्वघाती और देशघाती। अब कौन सी प्रकृति सर्वघाती होती है, कौन सी देशघाती होती है, पहले अपन वो समझ लेते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म ले लो। अभी ज्ञानावरण कर्म ऐसे अपना मूल लक्ष्य मोहनीय कर्म ही है, पर फिर भी एक समझने का विषय निकला ही है, तो देख लेते हैं। ज्ञानावरण कर्म 5 कर्म कौन कौन से, नाम बताओ फटाफट। मध्य ज्ञानावरण, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञानावरण। अब उसमें सर्वघाती प्रकृति कितनी, 1। अपन खुद ही सोचने का, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अपना थोड़ा थोड़ा है, पूरा ढका है क्या, नहीं है। कोई भी जीव होगा थोड़ा तो वो प्रकट रहता ही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, देशघाती। और केवल ज्ञान सर्वघाती। वो इतना सा भी झलक सकता है, इतना होगा तो पूरा ही होगा, वो इतना इतना तो होता नहीं है। तो इस रूप से समझना है ना। देशघाती एक पर्दे की समान, पर्दा है तो थोड़ी रोशनी तो आ सकती है, और सर्वघाती दीवार के समान। तो यहाँ केवल ज्ञानावरण सिर्फ 1 और यहाँ 4, मति श्रुत अवधि मनपर्यय ज्ञानावरण। लिख लो फटाफट। चार ज्ञानावरण देशघाती है, 1 केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। अब सेकंड दर्शनावरण। दर्शनावरण के 9 भेद ध्यान है। हाँ, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि, केवल और 5 निद्रा। 5 प्रकार की निद्रा। ये आगे कभी देखेंगे, भेद अभी समझे नहीं है अपन ने। हाँ, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्यान वृद्धि। ये आप लोगों ने भी ये विषय थोड़ा कर्म प्रकृति तो प्राय करके पढ़ी हुई होती है। तो दर्शनावरण में अब उसमें सर्वघाती कौन कौन सी, तो केवल दर्शनावरण, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। केवल ज्ञान भी सर्वघाती है, तो केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा है ना। निद्रा 5 निद्रा सर्वघाती है और केवल दर्शनावरण सर्वघाती है। बाकी की 3 चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 देशघाती। मोहनीय देख लेते हैं फटाफट। मोहनीय के भेद 2 प्रकार से, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म की तो पूरी प्रकृतियों के भेद नाम पूरा समझा था अपन ने, ठीक है ना। दर्शन मोहनीय में कौन कौन से, 3, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब मिथ्यात्व कैसा कर्म है बताओ, अब खुद ही बताओ, देशघाती है कि सर्वघाती? देशघाती। थोड़ा मिथ्यात्व होता है तो भी थोड़ा सम्यक दर्शन तो होता ही है, होता है। जब तक मिथ्यात्व होगा तब तक सम्यक दर्शन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एकदम जबरदस्त सर्वघाती है। इसका लॉजिक समझ लो, एक तरफ गुण है, एक तरफ कर्म है। पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए कि वो कर्म किस गुण को काम करता है ना। फिर देखो कि ये कर्म है तब ये गुण बिल्कुल भी प्रकट होता है कि नहीं होता है। मिथ्यात्व है तब तक सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए वो सर्वघाती है। और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है, दोनों। और मिश्र दोनों। और सम्यक प्रकृति, ये अपन समझेंगे भी तो और क्लियर होगा। सम्यक प्रकृति देशघाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन रहता है जब सम्यक प्रकृति होती है। तो
सम्यक यहाँ आएगा। ठीक? अब चारित्र मोहनीय कषाय है, सभी 16 तो कषाय है उसमें। अनंतानुबंधी बोलो, अनंतानुबंधी फिर प्रत्याख्यान। पहले प्रत्याख्यान आता है कि अप्रत्याख्यान? तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सबके मीनिंग समझे थे अपन ने। और आगे गुणस्थानों में वही देखना है। अनंतानुबंधी होगी, अप्रत्याख्यान होगी, प्रत्याख्यान, वो जब तक है तब तक गुण प्रकट नहीं हो सकता है। तो ये 12 कषाय, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान और 4 प्रत्याख्यान, 12 कषाय सर्वघाती। और संज्वलन कषाय होती है तब संयम होता है मुनियों को और उनको, इसलिए संज्वलन की 4 कषाय देशघाती में। अभी लिख लो, कल और रिपीट कर लेंगे। 12 कषाय और 4, और यहाँ 9 कषाय भी आ जाएंगी। 9 कषाय सब देशघाती होती है, हास्य, रति, पुरुष, वेद आदि सब। ठीक है ना? तो इस रूप से ये यहाँ पर। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के 5 भेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सभी देशघाती होते हैं टोटल। अब आज के लिए इतना, अपन आगे समझेंगे इसी में सर्वघाती, देशघाती, पना, अनुभाग शक्ति किसमें कैसे होती है और किस रूप से काम करती है। ये समझ में आएगा ना, तो आगे शोभशम की दशा और ये सब जो होता है ये इसी के आधार पे समझ में आता है। इसलिए विषय अपन और आगे लेंगे। आज के लिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन सभी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा लेत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपो दिन रैन, जो तेरा शरण नागरे सो पावे सुख चैन। नवभारत में जिनवाणी माता की जय। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। पापर बासवी को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जानवी को बंध विधि मानवी को, स्वापर पिछानवी को परम प्रमाणी है, अनुभव बताएवी को जीव के जीताएवी को, काहू न सताएवी को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तारवी को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।